नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आप सब लोगों को मालूम है कि ये कार्यक्रम है हिस्ट्री ऑन मैप। आप सब लोग इसमें इतिहास को नक्शे पर प्रदर्शित करते हुए पढ़ते हैं। इतिहास तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जहां पर लोकेशंस की बात आती है हम उसको तुरंत नक्शे पर प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में लगातार आगे बढ़ते हुए हमने पिछले कुछ समय तक अगर आपको बताएं तो मैंने आपको इसमें जो विदेशी आक्रांता हैं, खास तौर से प्राचीन भारत के समय में, और प्राचीन भारत में भी उस समय में जब राजवंश की शुरुआत हो चुकी है, दो प्रमुख विदेशी आक्रांताओं के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया था। जिसमें एक मैंने आपको पर्शियन अटैक्स के बारे में कहा था कि पर्शियन अटैक हुए, और दूसरे जो अटैक्स हुए वो ग्रीक अटैक हुए। पर्शियन अटैक के बारे में आप पढ़ चुके हैं, हखमानी साम्राज्य जो है, हखामनी जो साम्राज्य है उसके बारे में। आज हम हखामनी साम्राज्य के पश्चात जो ग्रीक्स के अटैक भारत में हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? भारत पर यूनानियों का आक्रमण। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यही है, भारत पर यूनानियों का आक्रमण। यानी जो ग्रीक अटैक्स हैं इंडिया पर एंशियंट टाइम में। स्वाभाविक सी बात है, ये प्राचीन भारत के समय की बात हो रही है। प्राचीन भारत में तो ये अटैक आपको मौर्य वंश से ठीक पहले होते हुए देखने को मिलते हैं। जब मौर्यंस का टाइम पीरियड है उससे ठीक पहले हमको ये अटैक्स होते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर चर्चा करनी है। सबसे पहले तो हमको ये समझना है, जो पर्शियन जो साम्राज्य था, जिसको हम हखामनी आक्रमण या हखामनी साम्राज्य कह रहे थे। आपने पढ़ा हखामनी साम्राज्य के बारे में, है ना? आपको शायद समझ में भी आया होगा हखामनी साम्राज्य। तो जो हखामनी साम्राज्य था उसमें आपने दो तीन रूलर्स के बारे में देखा, और उसमें जो अंतिम शासक है दारा तृतीय, वहां तक की कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। तो हखामनी साम्राज्य के आक्रमण के बाद जो भारत का नॉर्थ वेस्ट पश्चिमोत्तर का जो हिस्सा है वो यूनानी आक्रमण का शिकार हुआ। और ये एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया था जो यूरोप का विजेता था। सिकंदर उसका नाम है, और उसी के नेतृत्व में मकदूनियाई आक्रमण जो है वो भारत में होता है। तो यहां हम लोगों को समझना है कि हखामनी साम्राज्य जो है इसे इसे सिकंदर ने क्या कर लिया? सिकंदर ने जीत लिया। सिकंदर ने जीत लिया। अभी हम इसके बारे में बताएंगे, थोड़ा पॉइंट और बताएंगे, लेकिन क्योंकि हमें बेसिकली भारत पे आक्रमण की बात पढ़नी है, यहाँ पर इंडिया पर किस तरीके से उसका अटैक हुआ है, बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ तक रहने वाला है। तो हम जो विदेश में उसके आक्रमण है सिकंदर के, उसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, थोड़ा स्किप करेंगे। पहले हम सिकंदर के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। तो सिकंदर की अगर हम बात करेंगे तो सिकंदर जो हैं ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मकदूनिया से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? मकदूनिया। मकदूनिया ग्रीक्स, जो ग्रीक कंट्री जो है, यूनान जो है, वहां का एक स्थान है। इनके पिता जो है वो फिलिप थे। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था फिलिप। तो ये फिलिप के बेटे हैं। ठीक है, फिलिप नाम का इनका एक सेनापति भी है, वो भी एक बात है, वो बाद में आएगा, लेकिन अभी पिता का नाम है फिलिप। तो फिलिप सेकंड हैं ये, इनके बेटे हैं, मैसेडोनिया के शासक बन गए हैं ये अपने पिता की मृत्यु के पश्चात। और तकरीबन ये उस समय 20 वर्ष की आयु का है। 20 वर्ष की आयु का है जब इसको साम्राज्य मिल गया है। तकरीबन 20 वर्ष की आयु का, कहीं कुछ 19 वर्ष भी लिखा है एक आध जगहों पर। बड़ा उत्साही है, महत्वाकांक्षी है। उसने संपूर्ण मैसेडोनिया को यूनाइट किया है, ग्रीक्स को बलशाली बनाया है। और इतना सब कुछ करने के बाद जब मैसेडोनिया यानी यूनान एक मजबूत स्थिति में पहुंच गया, तब उसने दिग्विजय की नीति बनाई, है ना? यानी कि गद्दी पर बैठने के बाद उसने दिग्विजय, दिग्विजय का मतलब क्या है? दिग्विजय नीति। दिग्विजय नीति का पालन किया है, इसका मतलब संपूर्ण विश्व का विजेता बनने के लिए वो निकला है। अब बन पाया है नहीं बन पाया ये एक अलग बात है, लेकिन विश्व विजेता बनने वो निकला है। सारे ग्रीक के ऊपर तो उसका मजबूत शासन हो ही गया। और जब वो ये काम करता है तो इसी प्रक्रिया में जब वो पूर्व की तरफ बढ़ेगा, यानी भारत के पश्चिमी इलाके जो हैं उनकी तरफ जब बढ़ेगा, तो यूरोप से लेकर के, या हम कह सकते हैं ग्रीक से लेकर के भारत के बीच में
तमाम सारे स्थान हैं जिनको वो जीतता चला जाता है। तो आइए थोड़ा सा मैं मैप ड्रॉ कर लेता हूं, और ये जो मैप है थोड़ा टिपिकल होगा। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों ने वर्ल्ड मैप पहले देखा होगा, तो मैं पूरा वर्ल्ड मैप यहां पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पूरा वर्ल्ड मैप मैं आपको ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। एक काम करते हैं, एक छोटा सा वर्ल्ड मैप कहीं अलग ड्रॉ करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, छोटे स्पेस में दिखा देता हूं, जिससे कि आप समझ पाए। और उसमें भी मैं उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को बनाने से बचूंगा। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, तकरीबन कुछ इस तरीके से आपका ये अफ्रीका वाला हिस्सा आपको देखने को मिलता है। यहां पर आप देखते हैं कि इस तरीके से ये रेड सी वाला हिस्सा रहता है, ये आपका है ना। तो ये जो यहाँ से आप यूरोप बना देते हैं, यहाँ से आपका ये पूरा ये ऐसे करके चाइना का पूरा का हिस्सा है। और अब देखते हैं यहाँ पे आपको इंडिया बना हुआ देखने को मिलता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि यूरोप और एशिया को एक साथ मिक्स करके हमने बनाया है। ठीक है, यूरोप और एशिया को मिक्स करके अगर हम एक साथ बनाते हैं, इसी के अंदर यहाँ पर ऐसे करके भूमध्य सागर भी बन जाता है, वो एक अलग बात है। ये आपका ये आपकी फारस की खाड़ी है, ये आपकी क्या है, फारस की खाड़ी है। ये आपका अरब सागर है, यहाँ पर आपका लाल सागर रहता है ना। यहाँ पर आपका काला सागर है, यहाँ पर आपका कैस्पियन सागर है, ऐसे करके अलग अलग जगह हैं। ये आपकी नॉर्वे वाली जगह है ना। तो एक ओवरऑल मैंने आपको व्यू दे दिया। तो यार देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये तो इंडिया का है। यहाँ पर आप अफगानिस्तान देखते हैं, अफगानिस्तान के पीछे का जो ये पूरा का पूरा शासन है, यहाँ तक का जो पूरा शासन आप देख रहे हैं, ये सब जो है वो ईरान में एक जगह हकमानी जो साम्राज्य है उसके रूप में ये फैला हुआ है। तो यहीं पर ये हकमानी साम्राज्य आपका, हकमानी जो साम्राज्य है वो, या हखामनी जो साम्राज्य है वो आपका यहाँ पर फैला हुआ दिखाई देता है। यहां कहीं पे आपको ग्रीक दिखाई देगा, यहां कहीं पे आपको ग्रीक्स दिखाई देंगे। तो ग्रीक्स का यहां से लेकर के, यानी कि ये आपको अलेक्जेंडर जो है, अलेक्जेंडर महोदय जो है वो यहां से चल करके इधर की ओर आ रहे हैं, ये एरिया कवर कर रहे हैं। तो इस एरिया वाला जो मैप है, इस यहां वाला जो एरिया का जो मैप है, इस मैप को थोड़ा वाइडरली आपको यहां पर बना दे रहा हूं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसा मैप रहा होगा या कैसा मैप बनेगा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि तकरीबन यहां पर आपका ये मान लेते हैं कि ये भूमध्य सागर का दक्षिणी भाग मैंने आपका बनाया। तो यहीं से आपको कहीं पर इधर मिस्र की ओर आना पड़ेगा। और ये वाला जो हिस्सा है ये आप देखते हैं यहाँ पर लाल सागर वाला हिस्सा बनता है, ये आपका वो जो अरब वाला जो हिस्सा है वो आपका यहाँ पर बनता है ना। यहाँ पे फारस की खाड़ी बन जाएगी, इस तरीके से आपकी मान लेते हैं। और फिर आपका यहाँ पर ये अरब सागर बन जाएगा, और ये फिर यहाँ पर ये गुजरात वाला हिस्सा बना दे रहा हूँ, और ये फिर दक्षिण का भारत का हिस्सा हो गया। यहीं पर आप मान लीजिए कि ये आपकी सिंधु नदी है, मान लेते हैं सपोज, मतलब उल्टी नहीं, उल्टी बना दी है मैंने, हालांकि आपको इस फ्लो में बनाना चाहिए। ये सिंधु नदी जो है वो आपकी इस फ्लो में बनी। तो मान लेते हैं कि ये सिंधु नदी यहाँ कहीं है, जो भी यहाँ पर सिंधु नदी की घाटी हो जाएगी कई सारी। क्लियर है। अब देखिए इसमें यहाँ कहीं पे मैं मान लेता हूं कि भाई ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके का, इस तरीके वाला जो हिस्सा है, सपोज दैट ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये आपका भूमध्य सागर है। ये मान लेते हैं आपका क्या है, ये आपका भूमध्य सागर। सपोज मैंने यहां पर भूमध्य सागर लिख दिया, ये आपका भूमध्य सागर का हिस्सा है। तो आप समझ पा रहे हैं, इधर मैंने जो भूमध्य सागर बनाया था, ठीक है, तो ये भूमध्य सागर वाला हिस्सा है। अच्छी तरीके से थोड़ा सा आपको इसी भूमध्य सागर से थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखेंगे ना, तो यहां कहीं पे आपको इस जगह पर ऐसे आपको काला सागर देखने को मिलेगा। सपोज दैट ये काला सागर है, मान लेते हैं ये आपका, मान लेते हैं काला सागर। तो ये आपका क्या बन गया, काला सागर। ठीक है, तो ये काला सागर है। इसी काले सागर में ही अगर आप देखेंगे तो ये जो पश्चिमी इलाका है, ये इधर वाला जो ये पश्चिमी इलाका है, ये जो पश्चिमी बाउंड्री बन रही है, ये वाली जो पश्चिमी पूरी बाउंड्री बन रही है, ये आपका मैसेडोनिया है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला हिस्सा आपका क्या है, ये आपका हिस्सा मैसेडोनिया है। मैसेडोनिया, मकदूनिया इसी को कहा जाता है। यही क्या कहलाता है, मकदूनिया कहलाता है। और यही जो मकदूनिया प्रांत है, यहीं पर
अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर जो है इनका शासन, सिकंदर जो है इनका शासन शुरू होता है। तो ये सिकंदर का राज्य है, ठीक है, ये आपको सिकंदर का राज्य यहां पर देखने को मिल जाता है। तो आई होप कि आपको ये जो पॉइंट मैंने बताया है, ये वाला हिस्सा जो इधर वाला मैंने दिखाया आपको, अलेक्जेंडर वाला ग्रीक वाला जो एरिया मैंने आपको दिखाया है, वहां से लेकर के ये भारत का जो पश्चिमी इलाका है यहां तक वो आता है। ये पश्चिमी तट है, मतलब पश्चिमोत्तर भारत इसको हम कह सकते हैं। तो ये पश्चिमोत्तर भारत है, ये क्या है, पश्चिमोत्तर भारत। ये आपका पश्चिमोत्तर भारत का हिस्सा हो गया। तो आई होप कि आपको ये पूरे के पूरे जो डायग्राम है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? उसी चीज को यहां पर बड़ा करके मैं दिखा रहा हूं। अच्छा देखिए, मैंने इसमें यहां पर आपको कैस्पियन सागर इस जगह पर कहीं पे बताया था, ये कैस्पियन सागर, यहां पर ब्लैक सी मैंने आपको दिखाया था ना। तो वही देखिए यहां पर ब्लैक सी बन गया, ब्लैक सी के पास में यहां पर कहीं पर आप जो है ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। सपोज इस तरीके से कुछ चीजें जो है ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करके यहां पर हमने क्या बना दिया, ये आपका कैस्पियन सागर बन गया। कुछ ऐसे थोड़ा सा लंबा लंबा सा है कैस्पियन सागर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया भाई, कैस्पियन, कैस्पियन सागर, ये है आपका कैस्पियन सागर, ठीक है। अब देखिए ये जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के आसपास की जमीन का जो हिस्सा है, ये मैं आपको एक एरिया कवर करके तकरीबन दिखा दे रहा हूं कि यहां कुछ इस तरीके से जो पूरा का पूरा एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला, क्योंकि मैं इसको कलर करूंगा इसलिए बाउंड्रीज की ऊपर से एक दूसरी बना दी मैंने, और कोई बात नहीं। तकरीबन ऐसा जो पूरा हिस्सा है ये वाला, तकरीबन जो पूरा ये वाला हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जो है ये आपका आता है हखामनी साम्राज्य में उस समय, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा कलर करते हुए आपको ये दिखा देता हूं कि हखामनी साम्राज्य में किस तरह से आएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, हखामनी साम्राज्य है, कौन सा वाला, ये वाला। आई होप कि आपको ये चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये आपका ये हखामनी साम्राज्य मैंने जो आपको अभी हाईलाइट किया था हल्का सा, वो आपको दिख गया होगा। अभी मैं फिर से इसको हाईलाइट कर दूंगा। अब सब जगहों पर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैं आपको दिखा देता हूं। ये अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा है, यहां से आप अफ्रीका बना लेंगे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके साउथ की तरफ ही अफ्रीका बन जाएगा। तो ये पूरा अफ्रीका का नीचे से हिस्सा ऐसे बनकर के ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। तो उस तरफ हमें जाना नहीं है, लेकिन इसी अफ्रीका में यहां पर अगर आप देखोगे तकरीबन यहां वाला जो हिस्सा है ये आपका मिस्र कहलाता है, ठीक है। मिस्र, मिस्र या जिसको आप लोग इजिप्ट बोलते हो, इजिप्ट, इजिप्ट, ये लोकेशन आपकी इजिप्ट की है। यहां पे कहीं पे आपको जो है वो सीरिया देखने को मिलेगा, यहां कहीं पर आपको सीरिया देखने को मिलेगा। ये जो हिस्सा है ये आपका सीरिया का है, सीरिया, ये हिस्सा आपको सीरिया का देखने को मिलेगा। यहां पर आपको असीरिया दिखाई देगा, असीरिया, असीरिया प्रांत आपको यहां पर दिखाई देगा। यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन इसी के पास में देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं अरबेला। ये अरबेला लोकेशन हमको यहां पर देखने को मिलेगी। अरबेला सा थोड़ा सा एकदम पास में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक जगह देखने को मिलेगी जिसको गुगा मेला कहा जाता है, गुगा मेला या गुगा बेला, कहीं कहीं लिखा रहता है, गुगा बेला या गुगा मेला। ये एक जगह आपको देखने को मिलेगी, मैं आपको लोकेशंस बता दे रहा हूं, ठीक है। यहीं पर आपको ये बेबीलोन देखने को मिलेगा, इसी जगह पर ये बेबीलोन है, बेबीलोन, ये बेबीलोन है, या इसी को बेबीलोनिया कहा जाता है, एक ही बात है। यहां आपको पर्शियन कैपिटल देखने को मिलेगी, पर्शियन कैपिटल जिसको पर्सिपोलस बोला जाता था, पर्सिपोलस या पर्सिपोलिस। तो पर्सिपोलस या पर्सिपोलिस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपकी फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी, ये आपकी फारस की खाड़ी यहां पर हो गई। पारस की खाड़ी, पर्सिपोलस, ये वाला जो पूरा साम्राज्य है ना, इसको जरा हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए यहां पर ये पूरा आपका क्या हो गया, हखामनी साम्राज्य हो गया। ये आप इसको जो है हखामनी साम्राज्य के तौर पर लिख सकते हैं। इसी हखामनी साम्राज्य के पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर एक रेगिस्तान है जिसका नाम है गेड्रोसिया, गेड्रोशिया या गेड्रोसिया। यहां पर एक रेगिस्तान बनेगा, कहीं कहीं इसको जेड्रोसिया भी लिखा जाता है। तो जेड्रोसिया या फिर गेड्रोसिया एक ही बात है, अलग नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये तो आपको मालूम है, ये आपका अरब सागर है। यहां पर आप अरब सागर बनाते हैं, अरब सागर है, ठीक, ये आपका अरब सागर है। अब यही जो पूरा का पूरा हिस्सा है,
इस जगह से ये व्यक्ति मैसेडोनिया से, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बना देता हूं जिससे कि अंदर आ जाए, उसके कलर के अंदर आ जाए। तो ये आपकी जगह जो है, लोकेशन जो है वो क्या हो जाती है, सिकंदर वाली जगह हो जाती है। ठीक है, ये सिकंदर वाली लोकेशन है। ठीक, ये सिकंदर वाली लोकेशन है जो मैंने आपको यहां पर दिखा दी। तो सिकंदर यहां से ऐसे ऐसे चलेगा। जब सिकंदर चलेगा तो कौन कौन सी जगहों को पार करता हुआ वो आगे बढ़ेगा, वो मैं आपको एक बार लोकेट करते हुए दिखा देता हूं। देखिए, इधर वाला जो ये हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये, एक मिनट, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं इधर वाला, ये पूरा, ये एशिया माइनर है। ये क्या है? एशिया माइनर। इसको हम लोग एशिया माइनर बोलते हैं। तो उसने एशिया माइनर को विजिट कर लिया। ठीक है, उसने क्या कर लिया? एशिया माइनर को विजिट कर लिया, ये वाले हिस्से को। एशिया माइनर को विजिट करने के बाद वो और आगे बढ़ता है। एशिया माइनर के बाद ये आप देखेंगे सीरिया वाला, मैंने आपको ये हिस्सा बनाया था, तो इधर सीरिया वाली जो लोकेशन है, वो सीरिया वाली लोकेशन को विजिट कर लेता है। ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये सीरिया है ना, ये पूरा जो सीरिया वाला लोकेशन है वो ये जीत लेता है। सीरिया के अलावा आप देखेंगे तो थोड़ा सा दक्षिण में आते हुए वो मिस्र को विजिट कर लेता है। मैंने आपको यहां पर मिस्र भी दिखाया हुआ है, ये इजिप्ट जिसको बोल रहे हैं आप। ठीक है, मिस्र, इजिप्ट वाला जो पूरा हिस्सा है, इसको ये जीत ले रहा है। क्लियर है? तो मिस्र वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है, उसको उसको विजिट कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे ये बेबीलोन होते हुए, मतलब इनका इनका ट्रैफिक जो है वो इस तरीके से ऐसे जाकर के नीचे जाता है दक्षिण की ओर, और दक्षिण से फिर इस तरीके से असीरिया वगैरह होते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहीं पर एक जगह पड़ेगी अरबेला। अरबेला में ही इनका जो ये क्या नाम है, हकमानी साम्राज्य के शासक हुआ करते थे, उनके साथ इनका युद्ध होता है। बहरहाल मैं और आगे की बात बता दूं, ये अरबेला है, ये बेबीलोन है। बेबीलोन के बाद आप यहां पर पर्सिपोलस वाला पूरा ये इलाका है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, बैक्ट्रिया। यहां पर एक लोकेशन देखने को मिलेगी, बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया साम्राज्य। तो बैक्ट्रिया साम्राज्य इस जगह पर लोकेट होता है। आप इसको समथिंग लाइक दिस ऐसे बोल सकते हैं, ये हमारा बैक्ट्रिया का लोकेशन। तो ये जो बैक्ट्रिया वाला लोकेशन है, इसको उसने जीत लिया। ठीक है, बैक्ट्रिया पर विजय भी उसने हासिल करी है। बैक्ट्रिया से ठीक ऊपर जाएंगे तो सोग्डियानो पड़ता है, सोग्डियाना, सोग्डियाना या सोग्डियानो, यहां पर एक लोकेशन पड़ती है सोग्डियानो, उसको भी उसने विजिट किया हुआ है। ठीक है, और ये यहां पर एक जगह पड़ती है कपिशा, कपिशा जगह पड़ती है यहां पर, कपिशा, तो उसने कपिशा को विजिट किया है। ये वाला जो लोकेशन है आपका, ये गांधार का है, ये गांधार विजिट होता है ना। ये वाला लोकेशन किसका है? गांधार का है। यही गांधार से नीचे आप पेशावर देखेंगे इस जगह पर, जिसको हम पुष्कलावती कहते हैं, पुष्कला, पुष्कलावती। तो पुष्कलावती को उसने कवर किया है। यहीं पे आपका ये तक्षशिला है, यहीं पे आप जो है देखेंगे तो क्या पड़ेगा? तक्षशिला पड़ेगा। तो ये एक ओवरऑल लोकेशन मैंने आपको दिखा दी। ये तो आपको मालूम ही कि ये सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, जो आपकी यहाँ पर ड्रॉ होते हुए चल रही है। ठीक है, तो ये चीज आई होप कि आपको क्लियर हो ही गई होगी जो मैंने आपको यहां पर दिखाई। सिंधु नदी के दक्षिण में यहीं पर एक जगह पड़ता है पाटुला, पाटुला या पाटला इसको बोला जाता है, या पेटुल्ला कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ये लोकेशन जो है आपकी पेटुला की है, पेटुल्ला की है। यहां से वो वापस जा रहा था और यहीं बेबीलोन में जाकर के उसकी डेथ हुई है। सो ओवरऑल द लोकेशन इज कि आप यहां से ऐसे मूव कर रहे हैं और यहां से ऐसे जीतते हुए यहां से ऐसे वापस जा रहे हैं, और आपकी डेथ जो है यहां पर बेबीलोन में 32 साल में हो जाती है। यहीं आगे बढ़ते समय 331 ईसा पूर्व में आर्बेला का युद्ध होता है। तो ये जो आर्गेला, या इसी को हम लोग आर्मेला, आर्बेला का युद्ध बोलते हैं, इसी को हम लोग आर्बेला का युद्ध बोलते हैं, आर्बेला का युद्ध, जो कि 331 बिफोर क्राइस्ट में हुआ। और ये जो आर्बेला का युद्ध है, इसी को गुगु मेला या गुगा मेला का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो पास में ही गुगा मेला जगह है, तो वही गुगा मेला जगह या गुगा बोला जगह कहा जाता है। इसी जगह पर तत्कालीन जो पर्शियन, ये जो गुलाबी कलर का जो साम्राज्य मैंने बनाया है,
इस पूरे गुलाबी साम्राज्य पे शासक जो यहाँ के थे, ये शासक का नाम था, ये शासक जो यहाँ के हैं, जैसे वहां के शासक सिकंदर हैं, वैसे ही यहाँ के शासक जो हैं वो दारा तृतीय हुआ करते थे। दारा तृतीय या डेरियस तृतीय, इन्हीं को डेरियस तृतीय के नाम से जाना जाता है। तो ये डेरियस तृतीय हैं। ये डेरियस तृतीय सिकंदर के साथ इसी जगह पर इनकी फाइट होती है। ये फाइट होने से पूरा का पूरा जो हखमानियन जो साम्राज्य है ये पूरा इनके हाथ में आ जाता है। सारा का सारा हखमानी जो साम्राज्य है वो इनके कब्जे में आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट बैटल। अब इसके बाद तो आप देख रहे हैं ये हिस्सा बचता है। तो ये हिस्सा इधर भारत है, भारत का पश्चिमोत्तर हिस्सा है ये जो आप देख सकते हैं, ये पश्चिमोत्तर हिस्सा है जिसमें तमाम सारी जगह है मैंने आपको बताई। ये जो कपिशा जगह है ये आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। अफगानिस्तान में एक जगह है कपिशा। गांधार रीजन भी आपको मालूम है कि गांधार भी अब वहीं पर पड़ता है। तक्षशिला वाला जो इलाका है, तक्षशिला उसकी राजधानी हुआ करती थी। गेड्रोसिया यहाँ पर एक रेगिस्तान है। गेड्रोसिया यहाँ पर क्या है? एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था, जहां से होते हुए ये साइरस जो है द्वितीय आया था भारत। ये आपका लाल सागर और इलाका है। तो आई होप कि आपको मैप क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए अब हम एक और मैप ड्रॉ करेंगे और उस मैप में इसके आगे की स्थिति दिखाएंगे। ये यहां वाली जो स्थिति है, क्योंकि सिकंदर का भारत पे आक्रमण हो रहा है तो ये वाले आक्रमण को तो हमें क्या ही करना है, लेकिन उसके आगे का जो हिस्सा है इधर वाला, यानी कि ये जो पूर्वी हिस्सा है, इस पूर्वी हिस्से के बारे में हम एक बार डिस्कशन करेंगे। किसके पूर्वी हिस्से में? ये हखमानी साम्राज्य का जो पूर्वी हिस्सा है और भारत का पश्चिमोत्तर हिस्सा है, ठीक है। इसके बारे में एक बार हमारा डिस्कशन होगा। तो जब हम पश्चिमोत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जिस समय सिकंदर भारत आ रहा है उस समय पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति है कैसी। उस राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए हम पश्चिमोत्तर भारत वाला जो एक मैप है उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको ये लोकेशन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और उसको ड्रॉ करने के लिए हम सिंपली सबसे पहले यहां पे सिंधु रिवर बनाते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ये वाला जो इलाका है ये हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक बड़ी सी सिंधु नदी बना लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये सिंधु रिवर है, सपोज ये सिंधु रिवर हो गया। मैं 1 बाय 1 मैप इसीलिए बना रहा हूं। ये सिंधु रिवर हो गया, सिंधु का मुहाना हो गया यहां पर, ठीक है, ये सिंधु का मुहाना हो गया, ये सिंधु रिवर है। और सिंधु नदी की मान लेते हैं कुछ अलग अलग सहायक नदियां हैं, जिसमें से ये जो सहायक नदी है ये आपकी झेलम है, या फिर इसको थोड़ा और ऐसे इधर से निकाल सकते हैं ऐसे। ये सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? ये झेलम है। और मैं झेलम को यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपकी झेलम रिवर हो गई। झेलम की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। झेलम ये हाइडेस्पीस के नाम से जानी जाती है, झेलम कह लीजिए आप इसे, या फिर हाइडेस्पीस कह लीजिए उसको। यूनानी लोग हाइडेस्पीस बोलते हैं। झेलम के नीचे आपको एक नदी देखने को मिलेगी, ये चिनाब नदी देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये भी, चिनाब। ये चिनाब नदी है, चिनाब लिखा रहता है, कहीं कहीं चिनाब लिखा रहता है, ठीक है। लोकेशन ध्यान से समझते चलिएगा। चिनाब से नीचे आपको एक और नदी देखने को मिलेगी जो रावी नदी आपको दिखे के रूप में जानी जाएगी। ये रावी नदी है, ठीक है। ये आपकी कौन सी नदी है? यहां पे लिख दे रहा हूं, रावी नदी। रावी नदी हो गई है। रावी से नीचे पड़ती है ब्यास, लेकिन ब्यास बनाने से पहले मैं आपको सतलज नदी दिखा देता हूं, क्योंकि सतलज में फाइनली ये सारी नदियां आकर के मिल जाती हैं ऐसे, और जो ब्यास है वो सतलज में जाकर के ऐसे मिल जाती है। तो ये आपकी ब्यास नदी है। और ये जो है आपकी, जो मैंने ये नीचे सबसे बताई, ये कौन सी है? सतलुज नदी है। अब ये वाला मैप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सतलुज नदी है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो मेन रिवर है ना, मेन रिवर, उसको मैं थोड़ा सा मोटा बना देता हूं। जो सतलुज सिंधु नदी जो है वो मैं थोड़ी सी डार्क कर देता हूं। और इसको डार्क करने के लिए क्या करें, वेट और बढ़ा दें इसकी ना। ये हमारी ये सिंधु नदी है। अब इसके ऊपर बनाने के लिए थोड़ा धीमा बनाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि लाइन इधर उधर ना हो जाए। ऐसे तो रफली बना लिया। ये आपकी मुख्य जो है नदी सिंधु है जी, ऐसे, ठीक। चलिए फिर से इसको छोटा ही कर लेते हैं, क्योंकि मैप में बहुत सारी चीज लिखनी है तो छोटे छोटे से ही लिखेंगे। आप लोग हाई रेजोल्यूशन पे देखिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। सिंधु उसकी सहायक नदी आ गई।
तो जिस समय भारत सिकंदर भारत पे आक्रमण कर रहा है, उस समय पश्चिमोत्तर भाग जो है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जनपद हैं, गणराज्य हैं, गणतंत्र हैं, राजतंत्र हैं, ये सब हैं। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है राय चौधरी। कहते हैं कि उस समय भारत में, राय चौधरी जी क्या कहते हैं, राय चौधरी जी कहते हैं कि उस समय भारत में 28 स्वतंत्र राज्य हैं। और ये जो 28 स्वतंत्र राज्य हैं, ये पश्चिमोत्तर भारत की बात हो रही है। यानी कि ये जो पूरा इलाका हम यहां पर बनाएंगे अभी इसके आसपास, इस तरफ जो है, यहां पे तकरीबन 28 स्वतंत्र राज्य हैं। 28 के नाम लिखना तो यहां पे मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है और आपके लिए जरूरी भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि इन राज्यों में आपस में यूनिटी नहीं है, एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे की शक्ति से ईर्ष्या करते हैं, संगठित नहीं है। और इसी कारण से जो सिकंदर यहां तक पहुंचा, उसे एक खबर चली कि इसे जीतना तो और आसान है। इसी वजह से आसानी से भारत को जीतने की इच्छा उसके अंदर बलवती हुई। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण राज्य हैं उस समय, उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एक राज्य है आस्पेशियन। तो यहां पर एक नदी आप देखेंगे जो सिंधु है, सिंधु के पास में आपको एक नदी देखने को मिलेगी, इस तरीके से काबुल नदी देखने को मिलेगी। इसी के पास में खैबर दर्रा पड़ता है। तो इसी काबुल नदी के ऊपर एक जगह पड़ती है आस्पेशियन। आस्पेशियन, यहां पर एक राज्य है जिसका नाम क्या है, आस्पेशियन राज्य। ये आपकी काबुल नदी है। ये कौन सी नदी है, काबुल नदी है। यही काबुल नदी के पास में काबुल राज्य है और इसी को काबुल नदी की घाटी कहते हैं। इसकी राजधानी मेगासा है या मसग, नहीं, इसकी राजधानी मेगासा नहीं है, इसको आस्पेशियन नाम से, इसकी राजधानी आस्पेशियन ही। मेगासा जो है वो अस्केनोस का है, थोड़ा मिलता जुलता नाम है, इसलिए कंफ्यूजन हो गया मन। तो मैं अगला नाम वही लिखा ही देता हूं। एक और राज्य गणराज्य है जिसको अस्केनोस कहा जा रहा है। भारत में उसको अश्वकों का राज्य कहते हैं। अस्केनोस या आसाकेनोस एक ही बात है, ठीक है। आप इसे यहां पे इस जगह पर कहीं पे बना सकते हैं। ये अस्केनोस इधर ही पड़ता है, आस्केनोस। आस्केनोस या आस्केनोस या आसाकेनोस एक ही नाम है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। तो आसाकेनोस का जो लोकेशन है ये स्वात घाटी में, और स्वात घाटी भी आपकी, स्वात नदी जो है वो इस तरीके से यहां पर ऐसे बहती है, ऐसे ये मान लेते हैं कि आपकी स्वात नदी है, ये स्वात नदी है। और यहां पर आसाकेनोस है। इसकी राजधानी जो है वो मसग हुआ करती थी। मसग या मेसागा या मेगासा या मग, इस तरीके की इसकी राजधानी स्वात घाटी के पास में स्थित। अब एक और राज्य है जो काबुल और सिंधु नदी के बीच में पड़ता है। तो देखिए, काबुल नदी मैंने आपको बताया और ये सिंधु नदी मैंने बताया। तो काबुल और सिंधु नदी के बीच में यहां कहीं पर, इस जगह पर कहीं पर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है नीसा। जिसका नाम क्या है, नीसा राज्य। तो यहां पर कहीं पर नीसा राज्य पड़ता है काबुल और सिंधु के। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं पेन का, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो ये नीसा राज्य है यहां पर। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक तक्षशिला राज्य पड़ेगा। इसके बाद एक तक्षशिला राज्य पड़ेगा जो कि हमने आपको पहले ही यहां पर दिखाया हुआ है, इस जगह पर तक्षशिला राज्य। ये तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो तक्षशिला है, आप देख सकते हैं कि ये जो सिंधु नदी यहां से, जहां से बह रही है, इसी सिंधु नदी के पास से आपको देखने को मिलेगा। ये सिंधु नदी बह रही है। तो तक्षशिला मैंने आपको इधर क्यों, माफ कीजिएगा, इधर क्यों तक्षशिला बताया है ना, तो इधर ही कहीं आपका ये तक्षशिला रहेगा। कहीं पर भी बना सकते हैं, मान लेता हूं कि यहां पे कहीं पे तक्षशिला है, सपोज तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला बेसिकली, तो तक्षशिला को गांधार की राजधानी माना जाता है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो तक्षशिला जो है वो क्या है, गांधार की राजधानी है। ये सिंधु और झेलम के बीच में ये राज्य पड़ता है। तो देखिए, ये झेलम रिवर है, ये सिंधु नदी है, इसके बीच में झेलम है। यहां का राजा आम्भी हुआ करता था। यहां का राजा कौन था, आम्भी हुआ करता था। और आम्भी कैरेक्टर आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये भारत के पहले गद्दार के रूप में जाने जाते हैं व्यक्ति। तक्षशिला के बाद अगला जो राज्य है वो अभिसार है। तक्षशिला का जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तर का जो पहाड़ी जो जगह है, जिसको पहले कंबोज शायद कहा जाता था, वो हिस्सा अभिसार कहलाता। तो ये तक्षशिला है, तक्षशिला के ऊपर ही कहीं पर यहां पर अभिसार कहलाया जाएगा, अभिसार, ठीक है। प्राचीन कंबोज इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राचीन
कंबोज, संभवतः इसको प्राचीन कंबोज के तौर पर लोकेट किया जाता है। तो ये अभिसार राज्य है जो कि यहां पर आपको लोकेट होते हुए देखने को मिलेगा। ये पहाड़ी इलाका है, क्या नाम है, तक्षशिला का। इसी तरीके से आपको झेलम नदी और चिनाब नदी के जो बीच का हिस्सा है, ये झेलम नदी आप देख रहे हैं ये वाली, और ये आप चिनाब नदी देख रहे हैं। तो झेलम और चिनाब के बीच में यहां पर आपको एक राज्य देखने को मिलेगा, पुरु राज्य। ठीक है, झेलम और चिनाब के बीच में आप अपने हिसाब से लिखते चलिएगा कि झेलम और चिनाब के बीच पुरु राज्य है। इधर सिंधु और क्या नाम है आपका, झेलम के बीच में तक्षशिला है, सिंधु और झेलम के बीच में आपका अभिसार राज्य है, पहाड़ी इलाका। ये सब अपना लिखते चलेगा, सारी चीजें हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से जैसे पुरु राज्य के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था पोरस, तो पोरस यहीं के शासक थे। इसी तरीके से व्यास नदी के पास में एक गणराज्य है जिसका नाम था आक्सीड्रकाई या आक्सीड्राकाई, लेकिन भारत में उसको क्षुद्रक कहा जाता है। यहां कहीं पर, इस जगह पर कहीं पर क्षुद्रक राज्य हमको देखने को मिलेगा। यहां कहीं पे क्षुद्रक राज्य हमको देखने को मिलेगा, ऑक्सीड्राकाई, यहां पर हमको देखने को मिलेगा। ये आपका ब्यास नदी के पास में, ब्यास नदी के तट पर स्थित एक राज्य है। इसी तरीके से एक और राज्य है मलोई, ये रावी नदी के दोनों तटों पर स्थित है। मलोई कह लीजिए या मालवा कह लीजिए, ये आपका रावी नदी दिख रहा है, तो रावी नदी के पास में ये आपका मालवा है। आप इसे मालवा कह लीजिए, मलोई कह लीजिए, एक ही बात है, मलोई मालवा। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये रावी नदी के तट पर स्थित है, ये वाला लोकेशन। ये आपका ब्यास नदी के तट पर लोकेशन है। ये आपका ये रावी नदी के दोनों तरफ फैला हुआ है, मतलब इस तरफ से लेकर के इस तरफ, मतलब उस दोनों तट पर, रावी नदी के दोनों तट पर जो है आपको मलोई देखने को मिलेगा। कहते हैं कि जब सिकंदर वापस गया तो क्षुद्रक और मालवा, ये दोनों राज्यों ने मिल करके सिकंदर का विरोध किया था, और तीव्र विरोध किया था। फिर थोड़ा दक्षिण की ओर आ जाएंगे तो आपको यहां पर एक पाटल जगह देखने को मिलेगी। पाटल, पाटल मैंने आपको यहां पर भी शायद दिखाया था, ये वाला पाटल या पाटला एक ही बात है, या पटाला, कहीं कहीं इसको पटलेन भी कहा जाता है, पटलेन। तो सिंधु डेल्टा जो है, सिंधु डेल्टा जो है, यहां पर ये सिंधु डेल्टा बन रहा है और ऊपर से भी बना सकते हैं, ये पटलेन के नाम से भी जाना जाता है, पटलेन। पटलेन की राजधानी पाटल कहलाती थी। तो ये पाटल है, ठीक है। ये कौन सी जगह है? पाटल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह छूट रही है, प्यूकेला ओटिस। तो प्यूकेला ओटिस जो है वो जगह कौन सी है? आप सुने होंगे इस नाम को पहले, आप कहेंगे कि नहीं सुना है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि सुना होगा। पुष्कलावती सुना होगा आपने, पुष्कलावती। तो ये आपकी पुष्कलावती जगह है, ठीक है। प्यूटेला ठीक है। तो ये आपने सॉरी, प्यूकेला के ओटिस है, प्यूकेला ओटिस, प्यूकेला ओटिस। ये थोड़े ऐसे ही नाम आ रहे हैं ना, इसलिए बार बार पिछला नाम थोड़ा दिमाग में रह जा रहा है। पटलेन वाला यहाँ पर केन लगा दिया था मैंने। तो प्यूटेला ओटिस ये जगह है जिसको हम पुष्कलावती या पेशावर वर्तमान समय में कह रहे हैं, पेशावर, ये वही वाला इलाका है, कोई और नहीं है, ठीक है। पेशावर से थोड़ा सा पश्चिम की ओर ही आप जाएंगे तो यहां पर आपको गजनी जगह देखने को मिलेगी, गजनी। इधर की ओर गजनी वाला कबीला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे गजनी से थोड़ा और पश्चिम की तरफ चले जाएंगे तो इधर कहीं आपको कंधार देखने को मिल जाएगा, कंधार। ये सब उसी समय के राज्य हैं, ठीक है। कंधार को आस्कोसिया कहा जाता था उस समय, ग्रीक लैंग्वेज में आस्कोसिया, ठीक है। तो ये आस्कोसिया हुआ करता था। यहां नीचे दक्षिण की ओर अगर आप देखेंगे तो ये आपको मालूम है कि जेड्रोशिया, जो मैंने आपको बताया था, जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान, रेगिस्तान, ये जेड्रोशिया का रेगिस्तान आपको यहां पर देखने को मिलेगा सिंधु में। क्लियर है? तमाम सारी जगहें जो हमने आपको दिखानी थी यहां पर दिखाई हैं। यहीं पर काबुल के पास में इस जगह पर, यहां पर एक खैबर दर्रा पड़ता है, इसी के पास में खैबर दर्रा, खैबर पास, ठीक है। तो खैबर पास भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। यहीं तक्षशिला के थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो एक जगह पड़ेगी निकैया, निकैया,
निकैया जगह वही जगह है जहां पर आम्भी इनसे मिलने के लिए गया था, आम्भी की सेना इनसे मिलने के लिए गई थी, यहीं पर उसने दोगलापन किया था भारत के साथ में। यहीं पे ही इसके घोड़े की डेथ भी हो गई थी। तो एक जगह पड़ती है बाउकेफला। बाउकेफला के बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अपने घोड़े के नाम पे उसने कौन सी जगह बसाई थी। तो यही बाउकेफला है निकैया के पास में, ये बाउकेफला है क्या नाम है, झेलम नदी के पास में बाउकेफिया है। इसी तरीके से एक और जगह थी जो कि चिनाब और रावी नदी के बीच में पाई जाती थी। तो देखिए ये चिनाब है और ये रावी नदी है, और यहीं पर आप देख सकते हैं तख्त। तो गांधार का जो पूर्वी हिस्सा है, इसी पूर्वी हिस्से में यहां पे कहीं पर इस जगह पर गांधारिस जगह पाई जाती थी। गांधारिस, तो ये जो जगह है वो कौन सी है, गांधारिस। तो भाई ये तत्कालीन राज्य जो है मैंने आपको लिखे हुए दिखा दिया। आपको मालूम है कि ये नदी कौन सी बह रही है, ये नदी आपकी सिंधु बह रही है, सिंधु नदी। ये आपकी सिंधु नदी जो है वो बह रही है, ये आपको मालूम है। ठीक है, ये आपकी कौन सी नदी बह रही है भाई, सिंधु नदी बह रही है। क्लियर। एक और मैं आपको राज्य दिखा दूं, यहीं पर एक राज्य और हुआ करता था। यहीं पर जो सतलुज नदी का जो बहाव है, रावी नदी के बीच का जो हिस्सा है, यहीं पर बीच में एक जगह हुआ करता था कठ गढ़ जातियां यहां पर रहा करती थी। और कौन से इलाके याद आ सकते हैं, जो याद आते जाएंगे मैं बीच बीच में आपको लिखाता चला जाऊंगा। बहरहाल फिलहाल हम जो है ये इलाके जो है हमको ध्यान रखने हैं जिसपे हम सिकंदर के समय की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब लोकेशन रिप्रेजेंट हो गई तो फिर बचा ही क्या, अब बस हमें यह बताना है कि सिकंदर ने कैसे कैसे आक्रमण किया है। देखिए सिकंदर भारत में जब आक्रमण करने के लिए बढ़ता है, वैसे तो मैंने आपको दिखाया कि ऐसे आ रहा है पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ से पूर्व की ओर आ रहा है, लेकिन भारत में जब वो बल्ख वाले रीजन में पहुंचता है, बैक्टीरिया वाला जो क्षेत्र है, इसको बैक्टीरिया को बल्क भी कहा जाता है, इसी को बल्क कह लीजिए या बैक्टीरिया कह लीजिए। यहां से उसकी भारत पे अटैक करने की प्लानिंग एक विशेष बनती है। तो वो बल्क या बैक्टीरिया आप यहां कहीं बना सकते हैं, मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया जगह है, ठीक है, सपोज दैट ये है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कह लीजिए या बल्क कह लीजिए, एक ही बात है। ये यहां पर लोकेशन है बल्क, ठीक, यहां पर। और यही जो बल्क वाली जगह है, यहीं से वो भारत विजय के लिए प्रस्थान करता है। जब ये आगे बढ़ता है तो आपको मालूम, मैंने बताया कि निकैया में उसे तक्षशिला का आंभी का एक दूत मंडल मिलता है, जो सिकंदर से भारतीय आक्रमण के लिए सहयोग कराता है सिकंदर का। वो उसे तमाम सारी भेंटें देता है, हाथी प्रोवाइड करता है, विश्वासघात एक तरीके से भारत के साथ करता है। तो जब वो आगे बढ़ेगा तो यहां से अपने सेना को दो भागों में विभाजित कर देगा। तो उसका एक सेनापति है हेफिस्टियान और पर्डेयस। हेफिस्टियान और पर्डेयस, ये दो इसके सेनापति हैं। इन दोनों सेनापति के नेतृत्व में उसने एक सेना का गठन किया है, यानी एक टुकड़ी यहां पर इनके नेतृत्व में सौंप दी है, एक टुकड़ी जो है उसने इनके नेतृत्व में सौंपी है, और एक टुकड़ी का नेतृत्व उसने स्वयं किया है, खुद किया है, यानी दो भागों में डिवाइड किया है। तो जो हेफिस्टियान और पर्डियस का नेतृत्व है, के नेतृत्व में जो सेना है, वो काबुल नदी के किनारे से खैबर होते हुए, जो काबुल नदी का जो किनारा है, यहां से खैबर वाला जो दर्रा है, यहां से होते हुए सिंध की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है यहां से ऐसे करते हुए इस तरीके से आगे की ओर बढ़ेंगे, ये खैबर पार करेंगे और खैबर पार करके यहां पर आ जाएंगे, ये प्रवेश करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये इनका एक रूट होगा, ये इस तरीके का इनका एक रूट होगा, जिसको लीड जो है वो ये लोग कर रहे हो। क्लियर है। और ये दल क्या करेगा, जो पेशावर यानी कि पुष्कलावती के आसपास का जो इलाका है उसको घेर लेगा। यही जो पुष्कलावती इलाका है, पुष्कलावती के एक राजा हुआ करते थे अष्टक, पुष्कलावती के शासक थे जिनका नाम था अष्टक। ये अष्टक हार गया, और हार गया तो मारा भी गया, मारा गया। तो ये काम जो है इसकी पहली टुकड़ी ने किया है, हेफेस्टियान वगैरह की जो सेना है उसने किया है। दूसरे भाग को मैंने बताया कि सिकंदर खुद लीड कर रहा है, और सिकंदर जो है वो कपिशा और तक्षशिला के बीच में तमाम सारी जो छोटी छोटी बस्तियां, देखिए कपिशा मैंने आपको दिखाया था, यहां पर ये कपिशा है, और कपिशा के अलावा ये आपका तक्षशिला है।
इसी के बीच में हालांकि ये पुष्कलावती भी पड़ता है, लेकिन पुष्कलावती इत्यादि को तो उन लोगों ने जीता था, पहली टुकड़ी ने। यही पुष्कलावती में आकर के दोबारा ऐसे मिलेंगे, ये ऐसे जा रहे हैं और ये ऐसे आ रहे हैं। तो तक्षशिला और पुष्कलावती के बीच में कई सारे राज्य हैं। ये देखिए, ये पुष्कलावती और तक्षशिला है, ये यहां पर तक्षशिला है। तो इसके बीच में कई सारे राज्य हैं जिसको जीतने का काम जो है वो दूसरी टुकड़ी ने किया है। और दूसरी जो टुकड़ी है उसका नेतृत्व किसने किया है? दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं, दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं किया, स्वयं सिकंदर ने किया, सिकंदर ने। तो जो सिकंदर जिस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा है, सिकंदर जिस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा है, वो जो टुकड़ी है उसने क्या किया? उसने आस्पेशियनों को जीत लिया। कनारा घाटी में उनका एक युद्ध हुआ। तो आस्पेशियन मैंने आपको दिखाया, ये आस्पेशियन वाला जो इलाका है, ये आस्पेशियन, इनको जीत लिया है। अनाकेरस को जीत लिया है। नीसा जाति जो यहां पर मैंने आपको दिखाई थी, यहां पे कहीं पे लिखी होगी नीसा जाति, ये वाली जो नीसा जाति जो लिखी हुई है, नीसा जाति को जीत लिया। तो यही सब काम ये कर रहे हैं, आस्पेशियन को जीत रहे हैं। आस्पेशियन को जीता है इन्होंने। नीसा जो गणजाति इलाका है, उस गणजाति इलाके को जीता है, वहां की स्वाधीनता स्वीकार करी है। नीसा जाति के लोगों ने तो सरेंडर कर दिया था, इन्होंने समर्पण कर दिया था। समर्पण इसलिए कर दिया था कि नीसा जाति का यह मानना था कि हम लोग भी यूनानियों के ही वंशज हैं और यूनानी आ गए हमारे पास में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ही वंश है, तो उसमें लड़ने जैसा क्या है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया नीसा जाति के लोगों ने। ठीक है, तो सिंपली नीसा का समर्पण क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। सिकंदर का आगे चल करके अश्वकों के साथ युद्ध होता है। अब वही है अश्वक, जिनको हम आस्केनोस बोल रहे हैं, जिनकी राजधानी मशक है। तो आस्केनोस यहां पे अश्वक राज्य है। ठीक है, अश्वकों के ऊपर इनका अधिकार हो गया है। मशक इनकी राजधानी है, इसको जीत लिया है। मशक या अश्वक में भयंकर युद्ध होता है। कई इतिहासकारों ने इस युद्ध का बड़ा भयंकर वर्णन किया है। कहते हैं कि इसको पहले पुरुषों ने लीड किया। पुरुष जब सारे इस गणराज्य के सारे पुरुष जब मारे गए, तब भी इस राज्य ने सरेंडर नहीं किया सिकंदर के सामने, और स्त्रियों ने राज्य का नेतृत्व किया। तो एक स्त्री थी जो इसको लीड कर रही थी, जिसका नाम था कफ्यूशियस या क्यूफियस या कफ्यूशियस, ऐसे ही कुछ नाम था, एग्जैक्टली क्यूफियस रहा होगा शायद। तो क्यूफियस ने जम करके युद्ध किया, लेकिन इस निर्दयी ने पूरी स्त्रियों की सेना के साथ, मतलब एक तो बलपूर्वक युद्ध किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, बच्चों को मार काट डाला। तो आगे के इतिहासकारों ने बताया कि ये इसकी जो भी विजय अभियान है उसके ऊपर ये इसका एक काला धब्बा है। निहायत ही घृणित कार्य सिकंदर ने यहां पर किया है। प्लूटार्क हैं, डियोडोरस हैं, उन सब लोगों ने इस युद्ध की बहुत निंदा करी है, सिकंदर के द्वारा लड़े गए इस युद्ध की निंदा करी। उसके बाद इन सब चीजों को जीतने के पश्चात सिकंदर जो है वो पुष्कलावती पहुंचता है। तो जो पुष्कलावती वाला जो इलाका है, पुष्कलावती, यही पुष्कलावती में पहली टुकड़ी से इसकी मुलाकात होती है। पहली टुकड़ी जो आई है, उस पहली टुकड़ी से क्या हो गई? से मुलाकात हो गई, मुलाकात हुई। तो ये भी आज चीज हमको यहां पर समझ में आ गई कि भाई पहली टुकड़ी से उसकी यहां पर मुलाकात हुई, ऐसे ऐसे करके। क्लियर है? पहली टुकड़ी से उसकी यहां पर इस तरीके से मुलाकात हुई। फिर सिकंदर जो है वो सिंधु नदी के पश्चिमी भाग वाला जो इलाका है वो अपने एक सैनिक को दे देता है। जीता हुआ जो इलाका है, सिंधु नदी का जो वेस्टर्न वाला इलाका है, ये अपने कुछ कुछ सैनिकों को डिवाइड करके दे देता है और पूर्व की ओर आगे की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसे भारत की ओर विजय करने के लिए अब आगे चलना है। तो उसमें एक नाम आता है आपका सिंधु, माफ कीजिएगा, पश्चिमी राज्य में एक नाम आता है आपका जो जिसको दिया जाता है, जो सेनापति है, उस सेनापति का नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, पर किसी सेनापति को उसने दिया, चलो अभी याद आएगा। तो हाँ, निकोनोर को दे दिया था। तो निकोनोर को उसने ये राज्य दे दिया, तो वहां का वो शासन करने लगा। फिलिप नाम के एक और सेनापति हुआ करते थे, तो वो फिलिप को सेना का कुछ राज्य पुष्कलावती के आसपास का इलाका जो है उसने दे दिया। फिर फाइनली 326 ईस्वी में वो भारत के मुख्य भूमि भारत की ओर आगे बढ़ा, और यही मुख्य भूमि भारत की ओर आगे बढ़ते समय सिंधु झेलम के बीच जो आंभी का प्रदेश है, वो आंभी उससे मुलाकात कर ही चुका है, कर लिया है, और वो आगे जाने का रास्ता देता है। झेलम और चिनाब नदी के बीच में, झेलम नदी के तट पर युद्ध होता है
झेलम और चिनाब नदी के बीच में जो पुरु राज्य आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो पुरु राज्य देख रहे हैं, इसको आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये जो पुरु राज्य है और ये जो आपकी झेलम नदी है, तो झेलम नदी के पास में यहां कहीं पर जो है ये युद्ध होता है, इस जगह पर कहीं पर। तो झेलम नदी के पास में झेलम का युद्ध होता है, झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध कह लीजिए, या इसी को उस समय वितास्ता कहा जाता था, तो वितास्ता का युद्ध कहलाता है, या ये ग्रीक उसे हाइडेस्पीस कहते थे झेलम को, तो इसे हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। 326 बिफोर क्राइस्ट में या ईसा पूर्व में लड़ा गया था। तो कौन लड़ रहा है? सिकंदर, और किसके साथ लड़ रहे हैं? पोरस के साथ में लड़ रहे हैं, सिकंदर वर्सेस पोरस, ये लड़ाई होती है। और सिकंदर और पोरस के युद्ध का परिणाम क्या होता है, इसको देखने के लिए आपको मैं बताऊं कि प्राचीन इतिहास दिलीप सर ने कवर किया है, पोरस के आक्रमण को उन्होंने सिकंदर के आक्रमण को कवर किया है, उसके परिणाम आप वहां देख लीजिएगा, क्योंकि मैं तो मैप में इतनी चीजें बता रहा हूँ। सिंपल सी बात है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पोरस हार गए, फिर बाद में उनका राज्य छोड़ दिया गया, और इस शर्त के साथ कि वो रावी नदी तक उन्हें आगे बढ़ने देंगे, क्योंकि रावी नदी से पूर्व का जो हिस्सा है वो उस समय नंद वंश का हुआ करता था। नंद वंश इन सभी राजवंशों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ राजवंश था। श्रेष्ठ का मतलब सेना के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ था, बहुत ज्यादा अव्वल था। तो जब झेलम के बाद जब रावी पार करने की बारी आई, तो इसके सैनिकों ने मना कर दिया कि अब हम रावी नहीं पार करेंगे, अब हम बहुत थक गए हैं, इसलिए ये रावी पार किए बगैर ही आगे की ओर बढ़ गया। आगे की ओर मतलब वापसी की ओर बढ़ गया। तो जब ये वापस जा रहे हैं, तो वापस जाते समय रावी नदी के तट पे आदिज लोगों से इनका युद्ध होता है। इसी रावी नदी के तट पर, इसी रावी नदी के तट पर आदिज लोगों का युद्ध होता है। आदिज, आदिज भी जाति है। आदिज एक गणराज्य है जो जनजातियों का गणराज्य है। ये समर्पण कर देते हैं, इनका समर्पण हो जाता है। इनके जब और आगे बढ़ता है तो आदिज लोगों के अलावा एक और राज्य मैंने आपको बताया था, यहां पर कठ गणराज्य यहां पर मिलेगा। ये कठ गणराज्य है। कठ गणराज्य के साथ इसका वापसी के समय में युद्ध होता है। वापसी के समय में आप देखेंगे तो मालवा के साथ भी इनका युद्ध होता है। ठीक है, मालवा के साथ इनका युद्ध होता है। मालवा और क्षुद्रक की संयुक्त सेना जो है वो युद्ध करती है। ये वापसी के समय होने वाले युद्ध हैं। ठीक है, इनके साथ युद्ध होता है। यहां पर युद्ध जैसी स्थिति नहीं आई, इन्होंने तो समर्पण ही कर दिया। ठीक है, अब जो कठ गणराज्य है उसकी राजधानी संगाल हुआ करती थी। कठ जो गणराज्य है उसने जम करके प्रतिरोध किया है, भयंकर प्रतिरोध किया है। और यहां पर भी मतलब चारों तरफ से रथ के द्वारा सिकंदर की सेना को घेर लिया गया। घेर करके यहां पर पुरुषों का पहले युद्ध हुआ, यहां पर भी, फिर स्त्रियों को इसने मार काट डाला, तमाम सारे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। तो यहां पर भी इसी प्रकार के हमको युद्ध देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में कुछ एक दो राज्य और हैं, मतलब हालांकि मैंने आपको यहाँ पर पहले ही कठ राज्य के बारे में बता दिया कि कठ और आदिज इत्यादि। कठ राज्य क्या है? कठ तो एक जाति वाला गणराज्य है, वैसा कोई गणराज्य नहीं है, जाति गणराज्य स्वतंत्र। जो आपकी ये व्यास और चिनाब नदी है, जहां पर आप ये व्यास और चिनाब नदी देख रहे हैं, इसके बीच में एक जगह और पड़ती है, एक जगह और लोकेट होती है। वो जगह के बारे में भी एक हम इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा देते हैं, क्योंकि वापसी के समय भी यहां पर भी दो लोगों से इनके युद्ध हुए हैं। उनमें से एक शिवी है, एक शिवी है। शिवी, शिवी भी एक गणराज्य ही है, मतलब गण जनजातीय है, इलाका है। और एक जगह है अगलहस। ठीक है, तो अगलहस जो है या अगालहस जो है, उनके साथ भी इनका युद्ध होता है, उनके साथ भी इनके बैटल्स होते हैं, जिसमें से शिवी जो है ये तो आत्मसमर्पण कर देते हैं। इन्होंने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। इन्होंने तो आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन जो अगलहस जो हैं, इन लोगों ने, या अगलस्य जो हैं, इन लोगों ने फाइट किया थोड़ा सा, इन्होंने तगड़ा करके विरोध किया। तो इनके विरोध में भी आपको उसी तरीके से, जैसे यहां पर आपने देखा था कि इसमें भी स्त्री और पुरुष सभी लड़े, तो यहां पर भी स्त्री पुरुषों की लड़ाई हुई है। मतलब पहले पुरुषों ने ये सेना का कमांड संभाला, जब पुरुषों की संख्या घट गई, उनकी डेथ हो गई, तो स्त्रियों ने यहाँ पर कमान संभाला। बच्चे भी यहाँ पर जो है वो जुटते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर कमान संभाला। तो काफी मतलब एक मारकाट वाला जोन यहाँ पर भी एक क्रिएट होता है, जो लौटते समय सिकंदर का यहाँ से हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बिना ब्यास को पार किए हुए, ब्यास चिनाब के बीच में शिवी, अगलस्य हैं, फिर आदिज है, फिर कठ है, फिर आपको मैंने बताया कि मालवा और शूद्रक ने मिलकर के यहाँ पर लड़ाई लड़ी है। दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है, तो दक्षिण के पास में यहाँ कहीं पे आपको जो है
ब्राह्मणावाद मिलेगा, ब्राह्मणावाद ये जगह आपको यहां पर एक देखने को मिलेगी। ब्राह्मणावाद में जनरली ब्राह्मण है, ब्राह्मण शासक हैं, और ब्राह्मणों शासकों ने भी एक जबरदस्त तरीके का विरोध जो है, प्रतिरोध जो है यहां पर क्रिएट किया है। हालांकि ये हार गए हैं, और हारने के बाद यहाँ का जो ये सब इलाका है, इधर का जो दक्षिण वाला जो इलाका है, ये नियार्कस को दे करके यहां से चले गए। नियार्कस जो हैं वो इनके साहित्यकार भी हैं, और साहित्यकार होने के साथ साथ इनके सेनापति भी हैं। कई सारे सेनापति हुआ करते थे, मैंने आपको बताया है। जैसे कुछ सेनापति थे जिसमें से फिलिप इत्यादि हैं, उनको पश्चिमी वाला प्रांत दे दिया था इसने, दक्षिण पश्चिम वाला इलाका इनको इसने दे दिया है। तो ऐसी तमाम सारी जगहें हैं जो इसने यहां से देते हुए ये यहां से ऐसे करके वापस चला गया। और वापस जाते समय वही है कि अब ये यहीं से ऐसे वापस जाएगा, और ये जो बेबीलोनिया जगह आपको मैंने यहां पर बताई है, बेबीलोन में ही जाकर के, अब ये देख सकते हैं ना, ये ब्राह्मणावाद वाला इलाका है, यहां से ऐसे वापस जाकर के जो बेबीलोनिया वाला इलाका है, यहां पे ही पहुंच पाता है ये। इसकी वापसी जो है इस तरीके से हो रही है, और यहीं पर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय ये 32 ईयर की एज का है, 32 साल का है, यहीं पर इसकी डेथ हो जाती है। क्लियर है? तो ये हमने आपको सिकंदर के बारे में बताया कि उसका पूरी तरीके से कैसा जो है सारी चीजें नहीं है। बाकी इस तरीके का जो मैप मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था, ये मैंने इसके बारे में तो आपको कल भी बताया था जब मैंने ईरानियन अटैक्स के बारे में बताया था। तो यही वो ईरानियन अटैक्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किए थे। बाकी सब चीजें लगभग मैप में अपडेटेड हो गई हैं। आई होप कि आप इसको सही तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए, आज का लेक्चर फिलहाल तो यहीं तक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं। और वो महत्वपूर्ण सूचना क्या है? 23 तारीख यानी कि आज ही से एक बैच शुरू हो रहा है। 23 तारीख है आज, और आज से सुबह एक बैच शुरू हो चुका है, 8 बजे ही बैच शुरू हो चुका है। आप उस बैच में एडमिशन भी ले सकते हैं। P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है। भूगोल विषय के साथ इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है, अभिनव सर के द्वारा इसकी शुरुआत हो रही है। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप विरत लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, लाइव क्लासेस के अलावा आपको नोट्स वगैरह सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, PDF वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी, क्लास नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे, टेस्ट वगैरह आपको इसमें मिल रहे होंगे, ठीक है। सक्सेस इन प्रीलिम्स करके आपको SIP एक प्रोग्राम दिया जाएगा, खास तौर से डिजाइन किया गया है कि आप प्रीलिम तैयार कर पाएं। इसी तरीके से सक्सेस इन मेंस करके SIM प्रोग्राम आपके लिए तैयार किया गया है। सक्सेस इन प्रीलिम्स में आपको अलग से कुछ बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। सक्सेस इन मेंस जो है एग्जाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको आवासीय कार्यक्रम भी आपको मिलेगा। रेजिडेंशियल प्रोग्राम है तो आवासीय कार्यक्रम जो है, आवासीय सुविधा जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। इंटरव्यू गाइडेंस भी इसमें इन्वॉल्व है, इंटरव्यू गाइडेंस जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। केवल एक चीज है जो इसको आप दो चीजें आपको जो इसमें अलग से लेनी पड़ेगी। एक ये कि आपको बुक्स जो हैं वो अलग से परचेज करनी होंगी, इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में पहले से बुक्स होती हैं। तो अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप अलग से बुक सेक्शन में जाकर के बुक परचेज कर सकते हैं, और वहां पर भी 10% डिस्काउंट मेरे कोड से तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा, बाकी किसी से मिले चाहे ना मिले, और ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा आप जो है जो मेंस में जो ऑप्शनल आता है, ऑप्शनल, उस ऑप्शनल को आप अलग से परचेज कर सकते हो। ऑप्शनल को परचेज करने के लिए भी आप विरत लाइव कोड का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल आपको मिल जाएंगे 15,999 में, अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं विरत लाइव, दैट इज VIRAD, ये मेरा नाम है, बस इसके आगे बिना किसी स्पेस के LIVE इतना लिखना है। तो ये हमारा कोड है जिसका इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। हिंदी साहित्य का बैच शुरू होने वाला है। बाकी सारे जो हैं वो बाइलैंग्वेज हैं, ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी में नहीं है ये बाइलैंग्वेज है, यानी कि द्विभाषीय है, द्विभाषीय कोर्सेज हैं ये सारे, PSIR, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी सारे, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज है जिसको आप अलग से परचेज कर सकते हो अगर आप क्लास नहीं करना चाहते हैं, एक P2I क्लास नहीं ले पा रहे हैं, केवल टेस्ट सीरीज सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी में टेस्ट की तो आवश्यकता होगी, सेल्फ टेस्ट तो हो नहीं सकता है, तो टेस्ट सीरीज तो एटलीस्ट सभी को लेना ही चाहिए, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। 100+ क्लास टेस्ट इसमें है, 6500 से ज्यादा MCQ हैं, क्लास के वीडियो लेक्चर्स इत्यादि आपको मिलेंगे, PDF वगैरह भी आपको मिलेगी विद डिटेल एनालिसिस, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा ये दोनों भाषाओं में क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपको वहां पर दोनों भाषाओं में मिलता है, इसलिए ये दोनों भाषाओं में।
आज ही से ये बैच जो है 22 तारीख से यानी कल से बैच जो है आपका शुरू हो चुका है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं टेस्ट सीरीज में। बुक्स अगर आपको परचेज करनी है, जैसा कि मैंने आपको कहा, तो एक सेट ऑफ 18 का एक यहाँ पर सेट पड़ा हुआ है, वो आप जरूर परचेज करें। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आई सजेस्ट कि आप एटलीस्ट एक सेट ऑफ 5 है, सेट ऑफ 5 है, वो एनसीईआरटी का है, ये जरूर आप परचेज कर लें। एनसीईआरटी कुछ परचेज करें चाहे ना करें, ये आप जरूर परचेज कर सकते हैं। सेट ऑफ 18 ले सकते हैं, और इन सब में भी डिस्काउंट पाने के लिए यू हैव टू यूज विनद लाइव कोड। सो बस इतना ही बताना था मुझे आज के इस सेक्शन में, आज के इस लेक्चर में। जाने से पहले एक छोटी सी सूचना और दे देता हूं, वो ये है कि इस लेक्चर का जो पीडीएफ है आपको virad.dubey इस नाम से आप 2 जगह सर्च करें, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। इन 2 जगहों पर सर्च करें। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और हमारी सोशल एक्टिविटीज जो है उससे जुड़ने के लिए आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ इंस्टाग्राम में, थोड़ा बहुत वहाँ से हमारी सोशल लाइफ भी जान सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मुलाकात करेंगे कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ। हिस्ट्री ऑन मैप में आप बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। 2 प्रोग्राम्स आपको बैक टू बैक सुबह मिलते हैं, जिसके मैं आपको बता दूं कि मंडे से लेकर के मंडे से फ्राइडे आप लोगों को बिपिन चंद्रा, ये जो इंडियन स्ट्रगल वाली जो बुक है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, वो मैं आपको दे रहा हूं। इसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे इसकी टाइमिंग है, और सुबह 9 बजे आपको हिस्ट्री ऑन मैप। तो 2 क्लासेस बैक टू बैक आपको हिस्ट्री की मिलती हैं। ये मंडे टू फ्राइडे है, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, ये आपको वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो 3 दिन आपको ये और 5 दिन आपको ये क्लास मिल रही है। पर्याप्त है इतनी क्लास। तो ये अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप जरूर इनसे जुड़ें, मैक्सिमम लोगों के साथ जुड़ें। मैं चाहता हूं कि 400-500 लोग इसमें लाइव आया करिए, देखा करिए। अब इससे अच्छे प्रोग्राम आपको क्या ही हम दे सकते हैं। अगर इसमें भी आप 400-500 लोग नहीं जुड़ते हैं तो फिर बेकार है मेरा पढ़ाना, आपका पढ़ना। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ चलिए अलविदा करते हैं। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।